कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 11 ध्वनि। इस पाठ के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन इसके पहले इस पाठ के इम्पॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं, क्योंकि इस नोट से ही बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो चलिए पहले ये प्रश्न देखते हैं, ध्वनि क्या है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि को सुनने के लिए किसी माध्यम जैसे ठोस है, द्रव है, गैस की आवश्यकता होती है। यदि माध्यम हो तो आप ना हो तो आप नहीं सुन सकते हैं। जैसे ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, इसको निर्वात में नहीं सुना जा सकता है। अब ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है देखते हैं। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास के माध्यम में तरंगें उत्पन्न करती है। ये तरंगें हमारे कान तक पहुंचकर ध्वनि का अनुभव करती हैं या कराती हैं। जैसे घंटी बजाना, गिटार का तार, ढोल आवाज़ निकालना, कैसे भी आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। तो कुल मिला के कंपन से ही ध्वनि का उत्पादन होता है। फिर ध्वनि तरंगों का प्रकार देखते हैं। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य, अर्थात इसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। जैसे स्प्रिंग कंपन करते हैं उस तरह से आगे पीछे कंपन करते हैं। ध्वनि में संपीड़न होता है और विरलन होता है। माने यदि कण पास पास आ जाएं तो संपीड़न, और कण दूर दूर चले जाएं तो क्या होता है? विरलन होता है। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, तो यदि स्प्रिंग के ये घेरे पास पास हैं तो संपीड़न, फिर ये घेरे ऐसे दूर दूर चले जाएं तो ये क्या हो गया? विरलन, फिर पास हो जाएं तो संपीड़न। इस तरह से इनसे संपीड़न और विरलन होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें ध्वनि में ज़रूरी हैं। जैसे आवृत्ति का मतलब होता है प्रति सेकंड कंपन की संख्या, माने एक सेकंड में कितने कंपन होते हैं उनकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फिर तरंग दैर्ध्य है तो दो संपीड़न की या दो विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। समयावधि, एक कंपन में लगा समय समयावधि या आवर्त काल कहलाता है। फिर आयाम जो है ये अधिकतम विस्थापन कहलाता है। अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। ध्वनि की गति। तो ध्वनि की गति माध्यम पर निर्भर करती है। ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति, और गैस में सबसे कम होती है। यदि आप तापमान बढ़ाते हैं गैस में तो ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती है। फिर है ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तित होती है, मतलब किसी से सतह से टकरा करके वापस लौटती है। इसके उपयोग हैं प्रतिध्वनि के रूप में, इकोसिस्टम के रूप में और सोनार के रूप में है। ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहलाता है, जो समुद्र में चलने वाले जहाज़ों की दिशा को बताता है, ये उसकी स्थिति को व्यक्त करता है। तो उसमें ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब प्रतिध्वनि क्या होती है? तो परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए, तभी आप अपनी आवाज़ को दोबारा सुन सकते हैं। जैसे आप किसी छोटे कमरे में हैं तो आपको सुनाई नहीं देती है आवाज़, लेकिन बहुत बड़े हॉल में है तो आप दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि वो 0.1 सेकंड में वहाँ से लौटती है। ध्वनि की तीव्रता और पिच को समझते हैं। तीव्रता या लाउडनेस है क्या? तो ध्वनि की ऊंचाई या धीमापन, माने ध्वनि का तेज होना या धीम होना, ये तीव्रता कहलाता है। और ये किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। पिच क्या है? ध्वनि का तीखी होना या भारी होना, ये पिच कहलाता है। ये किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब ध्वनि के कुछ प्रकार देखते हैं। तो ये है श्रव्य ध्वनि, जिसको आप सुन सकते हैं। तो इसकी रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और 20,000 ना लिखना हो तो 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ये ध्वनि आप सुन सकते हैं। फिर अवश्रव्य ध्वनि होती है जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, वो अवश्रव्य कहलाती है, ये आपको सुनाई नहीं देती है। फिर पराश्रव्य ध्वनि होती है जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, उसको पराश्रव्य बोलते हैं, और ये भी आप आसानी से नहीं सुन सकते हैं। अब ध्वनि का उपयोग चिकित्सा अल्ट्रासाउंड, जिसको अल्ट्रासाउंड का मतलब सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें उपयोग होता है। चट्टानों की दरारों को खोजने में होता है,
और सफाई करने में भी ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अब मानव कान की संरचना देखते हैं। जो हमारा बाहरी कान है ध्वनि को एकत्र करता है, मध्य कान है कंपन को बढ़ाता है, और जो भीतरी कान है संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इस तरह से मानव कान की संरचना होती है। फिर यहाँ ध्वनि का प्रदूषण भी समझते हैं। जब अधिक ध्वनि होती है तो वह हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो इसे ध्वनि का प्रदूषण कहते हैं। इसके स्रोत होते हैं वाहन, बहुत तेज तेज वाहन चलती हों, मशीनें चलती हों, लाउड स्पीकर चलता हो, तो ध्वनि का प्रदूषण होता है। इसका प्रभाव क्या होता है? शरीर में तनाव आता है, सुनने की क्षमता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अब कुछ सूत्र भी है। ध्वनि का वेग है तो एफ लेमडा होता है, माने आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, और आवृत्ति का मतलब एफ अपॉन 1/टी है। तो मतलब आवर्त काल का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? आवृत्ति। बटे में है तो व्युत्क्रम बोलते हैं इसे। अब कुछ चीज़ें ऐसे ही समझ लेते हैं, इस पार्ट से रिलेटेड हैं। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठोस में ध्वनि की गति क्या होती है? अधिक होती है। जो तीव्रता होता है वो आयाम के समानुपाती होता है। जो पिच होता है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। जो हमारी श्रव्य सीमा है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की, किलो का मतलब हजार ही है तो 20,000 लिख दें या 20 किलो हर्ट्ज लिख दें, इतनी श्रव्य सीमा होती है। प्रतिध्वनि के लिए जो समय है वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। तो ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। फिर ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? तो किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ये निर्वात में नहीं चल सकती, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आयाम पर। फिर है ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच निर्भर करती है किस पर? आवृत्ति पर। फिर ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है जिसको हम सुन सकते हैं? तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। फिर यहाँ पर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? अवश्रव्य ध्वनि कहलाती है। फिर है ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? तो ये होता है ठोस में। फिर ध्वनि के परावर्तन से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि, यदि परावर्तन से उत्पन्न हो। फिर यह ध्वनि तरंग का वेग किस सूत्र से दिया जाता है? तो ये क्या होता है? ए एफ इंटू लेमडा, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, ये ध्वनि का सूत्र होता है। अब चलिए देखते हैं जो प्रश्न रिक्त स्थान में पूछे जाते हैं। ध्वनि खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती है तो क्या हो जाएगा? कंपन के कारण। ध्वनि संचरण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें खाली स्थान प्रकार की होती हैं, मतलब अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। ध्वनि निर्वात में चल सकती हैं, नहीं चल सकती हैं। ध्वनि की तीव्रता खाली स्थान पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच खाली स्थान पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक खाली स्थान है, ये है हर्ट्ज। फिर यहाँ पर वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। फिर ये 20,000 से अधिक हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि खाली स्थान कहलाती है, पराशब्द। ध्वनि का परावर्तन खाली स्थान उत्पन्न करता है, ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। अब ऐसे प्रश्न देखते हैं जो सत्य शत में पूछे जाते हैं। ध्वनि निर्वात में चल सकती है, असत्य है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, सत्य है। आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है, ये भी सत्य है। आवृत्ति बढ़ने पर पिच बढ़ती है, सत्य है। ठोस में ध्वनि की गति सबसे कम होती है, सत्य है, अधिक होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, सत्य है। प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन से बनती है, सत्य है। मानव 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि सुन सकता है, असत्य है। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई होती है, सत्य है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है, यह भी सत्य है। अब देखिए सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे जोड़ी लिखी हुई है, पर परीक्षा में इधर उधर आएगी। आवृत्ति का संबंध हर्ट्ज से है, इसका मात्रक है।
आयाम का मतलब तीव्रता से है, उच्च आवृत्ति का मतलब अधिक पिच है, कम आवृत्ति का मतलब कम पिच है, ठोस माध्यम माने ध्वनि का अधिक वेग, निर्वात माने ध्वनि नहीं चलती है, ध्वनि का परावर्तन माने प्रतिध्वनि, 20,000 से कम होगी तो अवशब्द ध्वनि, 20 हर्ज से, और 20,000 हर्ज से अधिक होगी तो परशब्द ध्वनि। और ये भी बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य माने एफ इंटू लेमडा, ये ध्वनि का वेग का सूत्र होता है। अब चलिए यहाँ पर एक वाक्य प्रश्नों को देखते हैं। ध्वनि क्या है? कंपन से उत्पन्न ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि का संचरण के लिए क्या आवश्यक है? माध्यम। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। मानव की श्रव्य सीमा क्या है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होती है। फिर यहाँ प्रतिध्वनि क्या है? तो ये परावर्तित ध्वनि है। ध्वनि का वेग किस सूत्र से निकाला जाता है? तो ये वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो ये हर्ज है। पराश्रव्य ध्वनि क्या है? 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब चलिए यहाँ तो एक अंक के प्रश्न हो गए। अब जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न आएंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि क्या है? यह कैसे उत्पन्न होती है? तो ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, ध्वनि कहलाती है। ध्वनि का जो स्रोत होता है वो कंपन होता है। तो ध्वनि का स्रोत क्या है? कंपन। अब हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न और विरलन कैसे उत्पन्न होता है। तो चलिए यहाँ पर ये चित्र है। तो ये एक जो है चिमटा कह सकते हैं, फॉर कर सकते हैं, या ध्वनि उत्पादन यंत्र कह सकते हैं जो कंपन उत्पन्न करता है। यहाँ पास पास लाइन है तो ये कौन से भाग को बताता है? संपीड़न। फिर दूर दूर लाइन खींचेंगे तो क्या होगा? विरलन। फिर ये पास पास क्या हो गया? संपीड़न। इसी तरह से आगे आप बढ़ाते जाएंगे तो ये चित्र हो गया। अब इसको शब्दों में लिखना है कि जब कोई ध्वनि स्रोत कंपन करता है, जैसे ये ध्वनि स्रोत है कंपन करता है, तो वह अपने सामने की वायु को धक्का देता है। तो यहाँ पर वायु धक्का देता है तो वायु क्या हो जाती है? संपीड़ित। संपीड़ित माने उसके कण पास पास आ जाते हैं और एक उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। कौन सा क्षेत्र बन गया? उच्च दाब का क्षेत्र। ठीक है। इस क्षेत्र को संपीड़न या सी कहते हैं। संपीड़न माने कंप्रेशन हो गया। अब यह संपीड़न कंपमान वस्तु को आगे की ओर गति करता है। जब स्रोत पीछे की ओर कंपन करता है तो एक निम्न दाब के क्षेत्र को गति करता है। अब जब ये धक्का देकर के आगे बढ़ा देता है तो पीछे की ओर कौन सा क्षेत्र बनेगा? निम्न दाब का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बनेगा? निम्न दाब का क्षेत्र। इसको हम क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। इस तरह से स्रोत के निकट वायु में संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। अब किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक आप इस तरह का चित्र बना लेंगे। यहाँ पर एक निर्वात पंप भी लगा दिए हैं, विद्युत घंटी लगा दिए हैं, और ये एक जार है। ये यहाँ कार्क लगा है, यहाँ पर विद्युत तार है। विद्युत घंटी है तो तार लगाएंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना है। चित्रानुसार हम यहाँ लिख देंगे कि एक बेल जार लेते हैं, उसमें कार्क लगा देते हैं, विद्युत तार लगा देते हैं, विद्युत घंटी लगा देते हैं, एक निर्वात पंप लगा देते हैं इसमें। अब यदि हम विद्युत तार से धारा प्रवाहित करेंगे तो ये घंटी बजेगी तो हमको सुनाई देगी। और यदि हम निर्वात पंप से इसकी हवा निकाल दिए और फिर हम इसकी विद्युत तार से करंट बजा दिए और ये घंटी बज रही है, तब हमको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो यही चीज़ अपने शब्दों में लिखना है और समझ जाना है कि ये इस तरह से हम बता सकते हैं कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यहाँ प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों होती है? तो ध्वनि तरंगों का संचरण संपीड़नों और विरलोनों के माध्यम से होता है, जिससे माध्यम में दाब और घनत्व में परिवर्तन होता है और अनुदैर्ध्य तरंगों के अभिलक्षण है।
मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण के समांतर गति करते हैं, अनुदिश गति करते हैं। इसी दिशा में तरंग संचरण है और इसी दिशा में माध्यम के कण भी क्या होते हैं, कंपन करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अब ये वाला प्रश्न देखिए, तड़ित की चमक, तड़ित माने जब आकाश में बिजली चमकती है, और गर्जन का मतलब आवाज एक साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक पहले दिखाई देती है और कुछ सेकंड बाद गर्जन सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश का वेग होता है वो अधिक होता है, इसलिए प्रकाश हमको पहले दिखाई देता है, और जो ध्वनि होती है उसका वेग कम होता है, इसलिए हमको उसकी जो गर्जना होती है वो देर से सुनाई देती है। अब यहाँ 9वां प्रश्न देख लेते हैं, किसी ध्वनि स्रोत से आवृत्ति कितनी है? 100 हर्ट्ज है। 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? तो जो कंपनों की संख्या है उसका सूत्र होता है आवृत्ति गुणे समय। आवृत्ति का मान कितना दिया है? 100, और समय दिया है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 कंपन। अब क्या है, क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका प्रकाश तरंगें पालन करती हैं, बताइए। हाँ, ध्वनि तरंगें भी परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चाहे वो ध्वनि तरंग हो चाहे प्रकाश तरंग हो, परावर्तन का नियम दोनों करते हैं। अब यहाँ ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखना है। तो एक मेगाफोन है, लाउड स्पीकर है, इनके द्वारा ध्वनि विस्तारण में, ध्वनि विस्तारण का मतलब ध्वनि को फैलाने में, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कनों को जानने में, ये ध्वनि परावर्तन के क्या है, उपयोग हैं। सोनार है, ये भी लिख सकते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर है। तरंग दैर्ध्य इतनी सेंटीमीटर में दिया है ना, ठीक है। तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, क्या यह श्रव्य होगी? तो सबसे पहले इसका वेग लिख लेते हैं, 339, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग करेंगे तो 0.015 इसमें हो गया मीटर में, ठीक है। और आवृत्ति निकालना, तो आवृत्ति बराबर होता है वेग बटे क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तो वेग का मान 339 है और ये 0.15 है। जब आप इसमें भाग करोगे तो 22,600 हर्ज, ये इसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति का मान हो जाएगा। अब ये प्रश्न है, अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? तो किसी बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि का बार बार जब परावर्तन होता है तो ध्वनि काफी समय तक बनी रहती है। इस प्रकार क्रमिक परावर्तनों के फलस्वरूप सुनी गई ध्वनि अर्थात ध्वनि निर्बंध अनुरणन कहलाता है। तो जब दीवार से बार बार टकराएगी और वो हमको बार बार सुनाई देगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ध्वनि अनुरणन, माने आपस में ही लड़ रही हैं वो, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, हाल की दीवारों पर और छतों पर क्या लगाना चाहिए, ध्वनि अवशोषक, जैसे थर्माकोल लगा दिए, बोरा लगा दिए, कपड़ा लगा दिए, ऐसे जो ध्वनि को सोख लेते हैं, तो ध्वनि अवशोषक लगाना चाहिए। फिर है, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है? तो जो अधिक ऊर्जा युक्त ध्वनि होती हैं अधिक दूरी तक जाती है, तो ध्वनि के इस गुण को क्या बोलते हैं, ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती हैं, आयाम पर निर्भर करती हैं। फिर ये चमगादड़ जो है अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करता है, इसको समझाना है। तो चमगादड़ अंधकार में अपना शिकार ढूंढने के लिए सोनार युक्ति का उपयोग करता है। है ना, सोनार युक्ति लिखना हो तो ठीक है, नहीं सीधे लिख सकते हैं कि चमगादड़ जो हैं उड़ते समय पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करते हैं, जो उच्च आवृत्ति के कारण अवरोधों एवं कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती हैं, जिनका चमगादड़ संसूचन करता है।
और इन परावर्तित स्पंदों के प्रकृति से चमगादड़ को पता लग जाता है कि उसका शिकार कहाँ है। तो मान लो यहाँ चमगादड़ है, यहाँ से ये तरंगे निकालेगा, यहाँ ये कोई कीड़ा है, इससे टकरा के इसको कान के सुनाई देगा तो जान लेगा कि ये यहाँ है। इस तरह से पता लगाता है, लेकिन निकालता कौन सी ध्वनि है? पराध्वनि। तो इस तरह से इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको देखना है, यही परीक्षा में पूछे जाते हैं।